नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नर्सिंग हट में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं CHO स्पेशल क्लास। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है और आज की यह क्लास थोड़ी हो सकता है लंबी रहने वाली हो, क्योंकि इसमें आज औरों दिनों से ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं। तो क्लास को एंड तक ज़रूर देखें। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चंस की यह सीरीज जो चल रही है पिछले एक महीने से, और इससे पहले लगभग 22 क्लासें हो चुकी है। सभी क्लासों को देखें, सारी क्लासों में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाए गए हैं और आगे जो आने वाली क्लासें हैं उनमें तीनों सब्जेक्ट जो कि CHO एग्ज़ाम में जो मेनली यूज किया जाता है, CHO एग्ज़ाम में जो 3 सब्जेक्ट हैं, गायनोकोलॉजी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और पीडियाट्रिक यानी CHN चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, इन तीनों के कंबाइन क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। हम तीनों पोर्शन साथ लेकर चलेंगे ताकि एग्ज़ाम से लगभग एक महीने पहले तक कंप्लीट सिलेबस हमारे चैनल पर करवाया जा सके। तो शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन है, बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड फॉर प्रिवेंट कंसेप्शन एंड सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कौन सा है प्रिवेंट कंसेप्शन एंड सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जो कि कंसेप्शंस को रोकता है, गर्भधारण को रोकता है और इसके साथ साथ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड जो डिजीज होती है STD उनसे भी प्रिवेंट करता है। इनमें से कौन सा है बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड? ऑप्शन ए कंडोम, ऑप्शन बी वेजाइनल क्रीम, ऑप्शन सी डायफ्राम या ऑप्शन डी कॉपर टी। यानी कौन सा एक जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड या है जो कि यूज किया जाता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से प्रिवेंट करने के लिए तथा कॉन्सेप्शन को रोकने के लिए बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पूछा, इनमें से बेस्ट कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कंडोम। जो कंडोम होता है वह सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से प्रिवेंट करता है तथा कंसेप्शन से भी प्रिवेंट करता है और यह सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। सबसे ज़्यादा जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज किया जाता है वह होता है कंडोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मली मालाडी पैकेट टोटल 28 टैबलेट, हाउ मेनी हार्मोनल टैबलेट इन दिस पैकेट, यानी मालाडी का जो पैकेट आता है उनमें टोटल 28 टैबलेट होती है। उनमें हार्मोनल टैबलेट कितनी होती है? ऑप्शन ए 7 टैबलेट, ऑप्शन बी 14 टैबलेट, ऑप्शन सी 21 टैबलेट या ऑप्शन डी 28 टैबलेट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी टैबलेट होती है जो कि हार्मोनल होती है? हार्मोनल टैबलेट इनमें से कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 21 टैबलेट। 21 टैबलेट जो होती है वह होती है हार्मोनल, और 7 जो टैबलेट होती है इनमें 7 टैबलेट जो होती है वह होती है आयरन की। आयरन की 7 टैबलेट होती है और 21 टैबलेट हार्मोनल टैबलेट होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के काफ़ी चांसेस बनते हैं इस क्वेश्चन के। और माला एन और माला डी दोनों ही सेम चीज़ होती है, जिनमें 28 टैबलेट होती है। 21 टैबलेट हार्मोनल हो गई, 7 टैबलेट आयरन की हो गई। और अगर ये एग्ज़ाम में पूछे कि कब स्टार्ट करनी चाहिए, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने के 5वें दिन से स्टार्ट कर लेनी चाहिए। मेंस्ट्रुअल साइकिल से 5वें जो दिन होता है उससे जो माला डी या माला एन होती है यह स्टार्ट कर देनी चाहिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
चैनल को सब्सक्राइब करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन, यानी फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब स्टार्ट किया गया। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब स्टार्ट किया गया था इंडिया में। ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1953 या ऑप्शन डी 1954। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब स्टार्ट किया गया था। तो जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है वह सबसे पहले वर्ल्ड में इंडिया में स्टार्ट किया गया था 1952 में। ऑप्शन बी राइट आंसर है, ऑप्शन बी 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू रिदम मेथड इन मेंस्ट्रुअल साइकिल फर्टाइल पीरियड ऑफ, यानी जो फर्टिलाइजेशन का जो पीरियड होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल की रिदम मेथड के अकॉर्डिंग कौन सा पीरियड होता है जो कि फर्टाइल पीरियड कहलाता है। रिदम मेथड के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए 21 से 28वें दिन तक, ऑप्शन बी 1 से 7वें दिन तक, ऑप्शन सी 9 से 20वें दिन तक या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। कौन सा पीरियड होता है जिसमें जो फीमेल होती है उसके प्रेग्नेंट होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। रिदम मेथड के अकॉर्डिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन सा टाइम फर्टाइल पीरियड कहलाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 9 से 20वां जो दिन होता है, यानी जो मेनली तो अगर रिदम मेथड के अकॉर्डिंग तो 9 से 20वें दिन होता है और मेनली 14वां जो दिन होता है 14वां दिन वह फर्टाइल पीरियड होता है, मेनली 14वां दिन। और जो मेंस्ट्रुअल पीरियड के जो 7 दिन पहले और 7 दिन जो लास्ट के जो पीरियड होते हैं, जो 7 दिन बाद का जो टाइम होता है, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के 7 दिन पहले और 7 दिन मेंस्ट्रुअल स्टार्ट होने के 7 दिन पहले का जो पीरियड और मेंस्ट्रुअल स्टार्ट होने के 7 दिन का जो पीरियड होता है वह सेफ पीरियड बोला जाता है। इसको सेफ पीरियड बोला जाता है। इसमें फीमेल के प्रेग्नेंट होने के बहुत कम चांसेस रहते हैं, इसलिए इसको सेफ पीरियड बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स मेड बाय, यानी जो मेल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है आदमियों के लिए, जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है वह किसके द्वारा बनी होती है। ऑप्शन ए कॉटन सीड, ऑप्शन बी ग्राउंड नट, ऑप्शन सी मस्टर्ड ऑयल या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबाउ। यानी जो मेल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है वह किसके द्वारा बनी होती है। यह पहले यूज होती थी, अब नहीं होती है, लेकिन एग्जाम में लगभग पूछा जा सकता है कि कौन सी जो है यह किससे बनी होती है। जो मेल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है कॉटन सीड कपास के बीज हो गए, जो ग्राउंड नट जो मूंगफली हो गई उससे, या मस्टर्ड हो या जो सरसों का जो तेल होता है उससे। तो मेल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होता है वह जो होती है वह बनी होती है कॉटन सीड की, जो कपास के जो बीज होते हैं उसकी बनी होती है। लेकिन यह इसका कुछ टाइम तक यूज हुआ था, लेकिन इसके साइड इफेक्ट ज़्यादा होने के कारण, बहुत ज़्यादा इसके साइड इफेक्ट थे, इसलिए इसको बंद कर दिया गया था। साइड इफेक्ट के कारण इसको बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉलंटरी फर्टिलिटी कंट्रोल इज ओल्डेस्ट मेथड ऑफ, यानी जो स्वेच्छा से जो फर्टिलिटी कंट्रोल है उसका सबसे पुराना मेथड कौन सा है। ऑप्शन ए एब्सटिनेंस, ऑप्शन बी कोइटस इंटरप्ट, ऑप्शन सी ब्रेस्ट फीडिंग या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। जो वॉलंटरी फर्टिलिटी है यानी अनचाहे गर्भ से बचाव के लिए, कंट्रोल करने के लिए सबसे पुराना मेथड कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो इसका राइट आंसर है
ऑप्शन बी कोइटस इंटरप्ट्स। कोइटस इंटरप्ट्स यानी कोइटस इंटरप्ट्स क्या होता है, जो जो मेल होता है वह कोइटस के दौरान स्पर्म को फीमेल वेजाइना में स्क्रिट होने से पहले ही बाहर निकाल देता है, वह होता है कोइटस इंटरप्ट्स। इसको रोक यह सबसे पुराना मेथड बोला जाता है, ओल्डेस्ट मेथड, सबसे ओल्डेस्ट मेथड बोला जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओल्डेस्ट मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इन फीमेल। इनमें से कौन सा एक जो परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है फीमेल में? ऑप्शन ए ट्यूबेक्टोमी, ऑप्शन बी वेस्टेक्टोमी, ऑप्शन सी विड्रोवल या ऑप्शन डी IUCD इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। इनमें से कौन सा एक परमानेंट मेथड है फीमेल के लिए? परमानेंट मेथड पूछा गया है फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी यानी जो फीमेल होती है उसमें परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है। महिला जो नसबंदी बोलते हैं, स्टरलाइजेशन, वह ट्यूबेक्टोमी कहलाती है। और जो वेस्टेक्टोमी होती है वह मेल कॉन्ट्रासेप्टिव परमानेंट मेथड है वह वेस्टेक्टोमी होती है, NSV नॉन स्कैल्पल वेस्टेक्टोमी। और जो ट्यूबेक्टोमी होती है वह फीमेल परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फॉलोइंग विच कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नॉट यूज्ड बाय मेल, यानी इनमें से कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो कि मेल के द्वारा यूज नहीं किया जाता? ऑप्शन ए वेस्टेक्टोमी, ऑप्शन बी कंडोम्स, ऑप्शन सी विड्रोवल या ऑप्शन डी IUCD। यानी इनमें से कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है वह मेल के द्वारा यूज नहीं किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है इनमें से जो कि मेल के द्वारा यूज नहीं किया जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं वेस्टेक्टोमी, कंडोम्स, विड्रोवल और IUCD। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी IUCD। जो IUCD होता है इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, यह सिर्फ फीमेल में ही यूज होती है। और बाकी जो वेस्टेक्टोमी जो होती है, नॉन स्कैल्पल वेस्टेक्टोमी, वह मेल में होती है। विड्रोवल मेथड भी मेल के द्वारा यूज किया जाता है। और जो कंडोम्स होता है वह भी मेल के द्वारा यूज किया जाता है। कंडोम फीमेल कंडोम भी होती है, लेकिन जो इनमें से पूछा गया है कि कौन सा यूज नहीं होता है, तो वह IUCD होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइफ स्पान ऑफ ओवम एज फर्टिलाइज फॉर्म, यानी लाइफ स्पान क्या होती है ओवम की फर्टिलाइज फॉर्म, यानी प्रेग्नेंट होने के लिए जो लाइफ स्पान होती है ओवम की वह क्या होती है? ऑप्शन ए 6 से 12 घंटे, ऑप्शन बी 12 से 24 घंटे, ऑप्शन सी 24 से 48 घंटे है, ऑप्शन डी 48 से 72 घंटे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी लाइफ स्पान पूछी गई है ओवम की। ओवम की लाइफ स्पान कितनी होती है? तो वह होती है ऑप्शन बी 12 से 24 घंटे। 12 से 24 घंटे ओवम की लाइफ स्पान होती है और 48 से 72 घंटे स्पर्म की लाइफ स्पान होती है। जो लाइफ स्पान होती है स्पर्म की वो तो 48 से 72 घंटे होती है फर्टिलाइजेशन के लिए, और जो ओवम की होती है वह होती है 12 से 24 घंटे तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोइटस इंटरप्ट्स इज अदर नेम ऑफ। कोइटस इंटरप्ट्स का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए कॉपर्टी, ऑप्शन बी IUCD, ऑप्शन सी कंडोम्स या ऑप्शन डी विड्रोवल मेथड। कोइटस इंटरप्ट्स का दूसरा नाम क्या है? तो कोइटस इंटरप्ट्स को ही
विड्रॉवल मेथड के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, विड्रॉवल मेथड को ही कोइटस इंटरप्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंडीशन आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन कॉपर टी? कॉपर टी, विच कंडीशंस आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन कॉपर टी, यानी कॉपर टी इंसर्ट करने के लिए इनमें से कौन सी कंडीशन है वह कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, यानी कॉपर टी इनमें से कौन से जो पेशेंट होते हैं या कौन सी जो कंडीशन होती है उनमें इनमें कॉपर टी नहीं यूज की जाती है। तो ऑप्शन ए दे रखा है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, ऑप्शन बी प्रेगनेंसी, ऑप्शन सी हार्ट डिजीज या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव, यानी इनमें से कौन सी कंडीशन है जिसमें कॉपर टी का यूज नहीं करना चाहिए, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दी अबव, यानी पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज में भी कॉपर टी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, प्रेगनेंसी में भी यूज नहीं करनी चाहिए, जो हार्ट डिजीज होती है उसमें भी यूज नहीं करनी चाहिए, और जो अगर वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, वेजाइनल ब्लीडिंग उनमें भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड मानी जाती है जो कॉपर टी होती है उसको, और जो मेलिग्नेंसी होती है यानी जो कैंसर होता है मेलिग्नेंसी उसमें भी कॉपर टी यूज नहीं करनी चाहिए। एनीमिया के कंडीशन में भी कॉपर टी यूज नहीं करते क्योंकि इस कई बार इसमें ब्लीडिंग इससे ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं और मदर पहले से ही एनीमिक है तो सीवियर एनीमिया में जाने के चांसेस रहते हैं। तो इन कंडीशन में कभी भी जो कॉपर टी होती है उसका यूज नहीं करना चाहिए, इनमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्टेड इन, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब स्टार्ट किया गया? ऑप्शन ए 2000 में, ऑप्शन बी 1998 में, ऑप्शन सी 1995 में, ऑप्शन डी 1990 में। पल्स पोलियो प्रोग्राम कब स्टार्ट किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो पल्स पोलियो प्रोग्राम की शुरुआत सर्वप्रथम इंडिया में कब स्टार्ट की गई थी? तो इसकी शुरुआत 1995 में की गई थी। 1995 में 9 दिसंबर 1995 में की गई थी पहले चरण की शुरुआत। पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की शुरुआत पहले चरण में 9 दिसंबर 1995 में की गई थी। पहली बार 9 दिसंबर 1995 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फॉलोइंग 6 किलर डिजीज नॉट इंक्लूड, यानी इनमें से कौन सी एक डिजीज है जो कि 6 किलर डिजीज में इंक्लूड नहीं है? ऑप्शन ए हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन बी वूपिंग कफ, ऑप्शन सी डिप्थीरिया या ऑप्शन डी टेटनस। इनमें से कौन सी एक डिजीज है जो कि इनमें से कौन सी एक डिजीज है जो कि 6 किलर डिजीज में इंक्लूड नहीं की गई है? तो जो हेपेटाइटिस बी होता है इसको 6 किलर डिजीज में इंक्लूड नहीं किया गया था स्टार्टिंग में। और जो 6 किलर डिजीज है वह कौन कौन सी होती है? तो एक तो होती है डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस। डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस। चौथी है टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। पांचवी है पोलियो और लास्ट है मीजल्स, यानी मीजल्स।
यानी ये 6 किलर डिजीज है। ये 6 किलर डिजीज में इंक्लूड की जाती है। डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस, ट्यूबरकुलोसिस, पोलियो और मीजल्स को 6 किलर डिजीज में इंक्लूड किया गया है। लेकिन अगर 7 किलर डिजीज के बारे में पूछे तो हेपेटाइटिस बी को भी शामिल किया गया है। हेपेटाइटिस बी को 7 किलर डिजीज में, 7 किलर में पूछे तो एक ऐड की गई थी, वो थी हेपेटाइटिस बी। लेकिन 6 किलर में ये 6 डिजीज हैं, जो कि डिप्थीरिया है, पर्टुसिस है, टेटनस है, ट्यूबरकुलोसिस है, पोलियो है और मीजल्स है, ये इंक्लूड की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन इंडिया। नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम इंडिया में कब स्टार्ट किया गया? ऑप्शन ए 1953 को, ऑप्शन बी 1955 को, ऑप्शन सी 1971 को या ऑप्शन डी 1962 को। नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम कब स्टार्ट किया गया था इंडिया में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अप्रैल 1953 को। अप्रैल के महीने में 1953 को नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। और 1958 को मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम उन्मूलन प्रोग्राम, मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम 1958 को स्टार्ट किया गया था। और 1971 को अर्बन मलेरिया स्कीम 1971 को अर्बन मलेरिया स्कीम स्टार्ट की गई थी। 1953 को नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। 1958 को इरेडिकेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था मलेरिया का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइल्यूट सब्सटेंस ऑफ बीसीजी वैक्सीन, यानी बीसीजी वैक्सीन में कौन सा सब्सटेंस डाइल्यूट करने के लिए, यानी जो बीसीजी वैक्सीन होती है, जो बीसीजी के वाइल में जो मेडिसिन होती है वह पाउडर फॉर्म में होती है, तो इसको डाइल्यूट करने के लिए कौन से सब्सटेंस का यूज किया जाता है? ऑप्शन ए डेक्सट्रोज सेलाइन, ऑप्शन बी डिस्टिल्ड वाटर, ऑप्शन सी नॉर्मल सेलाइन या ऑप्शन डी 5% डेक्सट्रोज। कौन सा सब्सटेंस बीसीजी वैक्सीन को डाइल्यूट करने के लिए यूज किया जाता है? कौन सा सब्सटेंस जो होता है वह बीसीजी वैक्सीन में डाइल्यूट फॉर्म, जो पाउडर फॉर्म में होती है, उसको डाइल्यूट करने के लिए यूज किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है नॉर्मल सेलाइन। जो नॉर्मल सेलाइन होता है इसका यूज बीसीजी वैक्सीन में डाइल्यूट के रूप में किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ट मेथड ऑफ प्रिवेंशन टू नियोनेट्रम टेटनस, यानी इनमें से कौन सा बेस्ट मेथड है जो कि नियोनेट्रम टेटनस, यानी जो नियोनेट में, न्यूबॉर्न में टेटनस होने से प्रिवेंट करता है? ऑप्शन ए IG2 मदर, यानी जो इम्यूनोग्लोबिन जी होता है IgG, वह मदर को देना। ऑप्शन बी एंटी टेटनस सीरम मदर को देना। ऑप्शन सी टेटनस टॉक्सोइड टू मदर, यानी जो टीटी का इंजेक्शन होता है टेटनस टॉक्सोइड, वह मदर को देना। या ऑप्शन डी टीटी टू फिटस, यानी जो टेटनस टॉक्सोइड होता है वह फिटस को देना। बेस्ट मेथड पूछा गया है नियोनेट्रम टेटनस का। और नियोनेट्रम टेटनस को 8th डे डिजीज के नाम से जाना जाता है। 8th डे डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि 8th डे डिजीज कौन सी है। तो नियोनेट्रम टेटनस जो होता है इसको 8th डे
डिजीज के नाम से जाना जाता है। और इसका प्रिवेंशन किसके कैसे बेस्ट मेथड पूछा गया है प्रिवेंशन का, तो टीटी का जो इंजेक्शन वैक्सीन इम्यूनाइजेशन होता है वैक्सीन होता है वह मदर को दिया जाता है प्रेगनेंसी के टाइम गर्भावस्था में। टीटी की 2 डोज दी जाती है, 2 डोज। एक तो जब प्रेगनेंसी का पता चलता है तब प्रेगनेंसी डिटेक्ट होती है तब, और सेकंड डोज फर्स्ट डोज के 4 वीक बाद, 4 वीक के बाद फर्स्ट डोज के जो टीटी की होती है वह मदर को दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फॉलोइंग मेन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस यानी इंडिया में ब्लाइंडनेस का मेन कॉज क्या है। ऑप्शन ए कैटरेक्ट, ऑप्शन बी इंजरी, ऑप्शन सी ट्रेकोमा या ऑप्शन डी विटामिन ए डेफिशिएंसी। यानी ब्लाइंडनेस का मेन कॉज क्या है इंडिया में। कैटरेक्ट मोतियाबिंद, इंजरी हो गई हो या कोई ट्रेकोमा हुआ हो या विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो, मेन कॉज पूछा गया है इंडिया में ब्लाइंडनेस का। तो इंडिया में ब्लाइंडनेस का जो मेन कॉज होता है वह कैटरेक्ट से होता है। 81% जो केसेस होते हैं, 81% केसेस इंडिया में ब्लाइंडनेस के वह कैटरेक्ट के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिड डे मील प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन इंडिया। मिड डे मील प्रोग्राम इंडिया में कब स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन ए 1953 को, ऑप्शन बी 1962 को, ऑप्शन सी 1975 को या ऑप्शन डी 1920 को। मिड डे मील प्रोग्राम इंडिया में कब स्टार्ट किया गया था। तो मिड डे मील प्रोग्राम है वह इंडिया में स्टार्ट किया गया था 1962 को। 1962 को इंडिया में मिड डे मील प्रोग्राम तमिलनाडु में स्टार्ट किया गया था। सबसे पहले तमिलनाडु में मिड डे मील प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था 1962 को। 1962 को सबसे पहले मिड डे मील प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फॉलोइंग इन चिल्ड्रन इम्यूनाइजेशन वाज स्टार्टेड विच एप्रोप्रिएट एज। यानी बच्चों में इम्यूनाइजेशन स्टार्ट करने के लिए सबसे एप्रोप्रिएट एज कौन सी है। ऑप्शन ए एट बर्थ, ऑप्शन बी 2 मंथ, ऑप्शन सी 6 मंथ या ऑप्शन डी 6 वीक। यानी बच्चों में इम्यूनाइजेशन स्टार्ट करने की सबसे बेस्ट एप्रोप्रिएट एज कौन सी होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एट बर्थ। एट बर्थ पे ही इम्यूनाइजेशन स्टार्ट किया जाता है। और एट बर्थ पे 3 जो वैक्सीन होती है वह लगाई जाती है। एक तो बीसीजी का वैक्सीन होता है, पोलियो और हेपेटाइटिस बी। ये 3 जो वैक्सीन होती है ये एट बर्थ पे लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज इन ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम प्रोवाइड सपोर्ट एंड हेल्प। यानी इनमें से कौन सी एक एजेंसी है जो कि ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम को कंट्रोल प्रोग्राम में प्रोवाइड सपोर्ट एंड हेल्प, यानी हेल्प और सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इनमें से कौन सी जो एजेंसी होती है एक जो कि ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम में हेल्प और सपोर्ट करती है। ऑप्शन ए WHO, ऑप्शन बी यूनिसेफ, ऑप्शन सी डेनिडा या ऑप्शन डी वर्ल्ड बैंक। ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम में कौन सी हेल्थ एजेंसी हेल्प करती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी डेनिडा। डेनिडा जो एजेंसी होती है इसकी फुल फॉर्म होती है दानिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। दानिश इंटरनेशनल
दानिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, यानी जो देनिडा होती है, दानिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी है होती है, यह ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम जो चल रहा है उसमें सपोर्ट करती है और हेल्प करती है। तो दोस्तों, आपको यह क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस क्लास में इंक्लूड किए गए हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्लास को लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।